अब हम लोग जानते हैं जनन तंत्र को, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे प्लानट पे दो तरह का जनन तंत्र होता है, एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी फ़िलहाल वो है लैंगिक जनन तंत्र। और लैंगिक जनन तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक है जरायु यानी कि विविपोरस जो कि शिशु को जन्म देते हैं, और एक है अंडयूज यानी कि ओविपोरस जो कि अंडे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जो विविपोरस है वो क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को मिला करके निषेचन करते हैं। और ये जो अंडाणु और शुक्राणु से मिलने वाला प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, यह कोशिका का विभाजन का एक प्रकार है। कोशिका का विभाजन का प्रकार तीन प्रकार का होता है, जैसे कि एक होता है समसूत्री, एक होता है असूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। तो जो जनन कोशिका का विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारे मानव में क्या होता है कि युग्मक आते हैं दो प्रकार के, एक है अंडाणु और एक है शुक्राणु। तो दो प्रकार के युग्मक यानी कि गैमेट्स आकर के निषेचन करते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं उसको। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है यह पहले जाइगोट जिसको बोलते हैं युग्मनज, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, उसके बाद बनता है फीटस, उसके बाद बनता है शिशु। यह पूरी प्रोसेस 9 महीने में कंप्लीट होती है। अब हम लोग इसमें जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक कहाँ से आता है, यानी कि गैमेट्स जो है शुक्राणु वो कहाँ से आता है और कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं नर जनन तंत्र को, जिससे आता है स्पर्म। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है यह फिगर नर जनन तंत्र का है। नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है, तो सबसे मेन जो पार्ट है वो है वृषण यानी कि टेस्टी। टेस्टी में क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। और यह जो टेस्टी है इसमें होता है सेमनीफेरस ट्यूबलेस जो कि स्पर्म का निर्माण करता है। तो इसलिए ये जो सेमनीफेरस ट्यूबलेस है यानी कि शुक्रजनक नलिका, ये पूरे टेस्टिस का यानी कि वृषण का सबसे छोटा भाग होता है, इसलिए वृषण की इकाई को बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक जो नलिका है वो एक थैला में पाया जाता है। इस थैले का नाम क्या है, तो इस थैले का नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश। ये जो वृषण कोश है स्क्रोटम है, ये क्या करता है कि ये स्पर्म को 34 से 35 डिग्री तक मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण यानी कि इपिडिमिस, ठीक है, ये है अधिवृषण। ये क्या करता है, यहाँ से जो स्पर्म बनता है उसको इसमें स्टोर करता है। यानी कि यहाँ जो स्पर्म बनता है वो उस काबिल नहीं होता है कि यहाँ पर ठहर सके, तो उसको ये मेच्योर करने के लिए यहाँ पर स्टोर करवाता है। सूर्यजनक नलिका में यहाँ पर बना, उसके बाद ये जो शुक्रवाहिनी है यानी कि वास्ट डिफरेंस है, इसमें से स्पर्म लेकर के जाया जाता है कहाँ पर, देखिए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये आता है शुक्राशय में। शुक्राशय में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और ये जो स्पर्म है यह सीमेन नहीं है, सीमेन आगे चलकर बनता है, सीमेन इधर जाकर के बनेगा। तो स्पर्म और सीमेन अलग अलग होता है। स्पर्म क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु है, और जो सीमेन होता है उसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मिलते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ मिलते हैं, कुछ म्यूकस मिलता है। तो ये सब मिलकर के यहाँ पर बन जाता है सीमेन। तो अब हम लोग पढ़ लिए यहाँ पर शुक्राशय को। तो शुक्राशय के बाद क्या होता है, शुक्राशय यहाँ पर है, इसमें क्या करता है कि बहुत जगह से जो नलिकाएँ आती है और मिलती है, इसमें फ्रक्टोज भी आता है। स्पर्म आने के बाद यहाँ पर फ्रक्टोज मिलता है शुक्राशय में ही, और स्पर्म और फ्रक्टोज मिल करके बन जाते हैं वीर्य, और साथ में कुछ तरल पदार्थ भी आते हैं जिससे यह लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मेंटेन रहता है। अब उसके बाद क्या है, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करता है, जो सीमेन बन गया, अब यह स्पर्म नहीं है, अब यह सीमेन है। तो सीमेन को क्या करेगा कि यह 20% सुरक्षा प्रदान करेगा, 20% इसको हेल्प करेगा और इसको ग्रो होने में, और साथ ही साथ स्पर्म को जो कि इसमें बन रहा था उसको ये पोषण देने का काम भी करेगा। उसके बाद ये जो है ये बहुत मेन चीज़ है, इसमें बताया नहीं गया है, ये है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड क्या करता है कि ये एजुकेशन के समय यानी कि जब वीर्य का स्खलन होता है उस समय क्या करता है कि यह क्षारीय पदार्थ को भी इसमें ऐड कर देता है वीर्य में, सीमेन में। और ऐड करने के बाद
क्या होता है कि एक अद्भुत प्रोसेस इसमें होता है। पहले से जो मूत्र का पीएच मान था, यहाँ से मूत्र है, मूत्र का नलिका वही है और जो स्पर्म का नलिका है वो भी वही है। तो मूत्र पहले से क्या था, उसका पीएच मान 6 था और अब जो है वीर्य यह नॉर्मल कंडीशन में रहने के लिए बना है। तो यहाँ पर जो 6 था पीएच मान, ये इसको नुकसान पहुँचा दे, इसलिए क्या किया जाता है कि जो कॉपर ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड से कुछ क्षारीय पदार्थ अल्कलाइन मैटर निकलता है, वो इसमें मिक्स हो जाता है वीर्य में और इसमें क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है, जो मूत्र मार्ग है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि वीर्य को कोई क्षति न पहुंच सके। तो ये जो कॉपर ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड में कुछ क्षारीय पदार्थ, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ म्यूकस मिलता है जिससे यह चिकना हो जाता है और यह फिसल फिसल करके आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या एक उत्तरदायी है, एक ग्लैंड होता है मानव में ही, मानव की जो नर पार्ट है, नर में एक टेस्टोस्टेरोन करके ग्लैंड होता है, हार्मोन्स होता है। वो क्या करता है कि जो मनुष्य है उसमें दाढ़ी और मूंछ को आने के लिए प्रभावित करता है, आवाज़ भारी कर देता है और जो सीना है उसको चौड़ा कर देता है, ताकतवर बना देता है। ये करता है इसमें टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में सिर्फ होता है, फीमेल में नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग नसबंदी के बारे में। नसबंदी यानी कि जो पुरुष का नसबंदी होता है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। हमारी इंदिरा गांधी जी ने भी एक अभियान चलाया हुआ था पुरुष नसबंदी का, जिसके ज़रिए बहुत सारे जनसंख्या का कंट्रोल किया गया था। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वास्ट डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी, इसी में यहाँ पर कट कर दिया जाता है ऑपरेशन के जरिए। तो क्या होता है, यहाँ से जो स्पर्म निकलता, स्पर्म आगे न जा कर के आगे पहुँचेगा ही नहीं, तो शुक्राशय में पहुँचेगा ही नहीं और शुक्राशय में नहीं पहुँचेगा तो जो स्पर्म काउंट है वो 0 हो जाएगा। स्पर्म काउंट कम नहीं बल्कि पूरा 0 हो जाएगा। तो जो अब का वीर्य है यहाँ पर, उसमें स्पर्म रहेगा ही नहीं, तो भविष्य में बच्चे बनने की कोई संभावना रहेगी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसको कट करके हटा दिया जाता है और जो अब है वीर्य में स्पर्म खत्म हो जाता है, यानी कि सीमेन में स्पर्म खत्म हो जाता है, तो अब आगे का संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। तो इसी को लाया जाता है पुरुष नसबंदी। तो यही था पूरा का पूरा नर जनन तंत्र। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है नर जनन तंत्र को। अब हम लोग पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र को, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये जो जनन तंत्र वाला पार्ट है, ये कब एक्टिव होता है मेल और फीमेल में? तो ये होता है मेल में 12 से 14 साल के बाद और फीमेल में 10 से 13 साल के बाद। और ये जो फीमेल और मेल का जो जनन तंत्र है एक्टिव होता है, इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी, यानी कि यौनावस्था। तो प्यूबर्टी के बाद ये एबल हो जाते हैं किसी भी संतान की उत्पत्ति के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं जो मादा जनन तंत्र है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है और सबका क्या क्या काम है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कहाँ पर क्या है। तो यह है वजाइना, ये है, और यहाँ पर इसके बाद ये पाया जाता है सर्विक्स। तो जो वजाइना है, इसी से पुरुष का जो पेनिस से प्रवेश करता है और उसमें स्पर्म होता है और रोज आकर के मिलता है यहाँ का जो एक्स है उससे। तो जो वजाइना है, वजाइना के बाद होता है सर्विक्स, ये गर्भाशय ग्रीवा, और उसके बाद है ये यूटरस, इसी को बोलते हैं गर्भाशय, और उसके बाद यहाँ पर एक होता है फैलोपियन ट्यूब। और जो फैलोपियन ट्यूब है यानी कि अंडवाहिनी, इसी से मिलता है यहाँ पर एक ओवरी है जिसमें अंडाणु यानी कि एग्स पाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ से जो एग्स है निकल करके यहाँ पर पहुँचता है, और ये जो है यहाँ से वजाइना से, यहाँ से स्पर्म निकल करके यहाँ पर पहुँचता है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहीं पर आपस में आकर के मिलते हैं, और मिलने के बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बनते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। तो ये हो गया जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं बाहरी संरचना के बारे में। बाहरी संरचना क्या क्या है? तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी पार्ट। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है वजाइनल ओपनिंग, यहाँ पर है, और इसी के नीचे होता है यहाँ पर हाइमन, जो कि एक झिल्ली होता है। और यह जो झिल्ली है एक संकेत होता है वजाइनल ओपनिंग से अंदर जाने का जो रास्ता है वो क्लियर है। तो यहाँ पर एक होता है पार्ट, एक है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से जो यूरिन है वो बाहर निकलता है,
और इसका जनन तंत्र से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसी के थ्रू अंदर में जाता है स्पर्म और वहाँ जो एग है उससे जाकर के मिलता है। तो ये जो वेजाइना का सबसे बाहरी पार्ट है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा और जो आंतरिक पार्ट है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और इसके जस्ट ओपन यहाँ पर एक मटर के दाने का आकार का कुछ भाग होता है जिसको बोलते हैं क्लिटोरियस। ये जो क्लिटोरियस है यहाँ पर हाईली सेंसिशन कोशिकाएं होती है, यानी कि हाईली सेंसिटिव पार्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो आंतरिक संरचना है उसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती है। तो अभी हम लोग जाना था कि ये जो वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू यहाँ पर पेनिस जाता है। पेनिस में क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म जाकर के मिलता है आगे, यानी कि सर्विस के थ्रू अंदर में जाता है गर्भाशय में। और गर्भाशय में यहाँ पर कोई निषेचन नहीं होता है। निषेचन होता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के लिए एक और कोशिका होना चाहिए जो कि एक्स होता है, वो ओवरी से निकल करके आता है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पर एक होता है जालीनुमा संरचना। तो ये जो जालीनुमा संरचना है इसी को बोलते हैं हम लोग फिमरी। और फिमरी क्या करता है, ये जो ओवरी है, यहाँ जो ओवरी है उससे निकाल करके एग्स को फैलोपियन ट्यूब में पहुँचाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो एग्स का निकलने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो एग्स है, एग्स निकल करके गया फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर निषेचन हुआ, निषेचन के थ्रू यहाँ पर बना जाइगोट। और ये जो जाइगोट है यहाँ पर पलता बढ़ता नहीं है, ये पहुँच जाता है गर्भाशय में, यानी कि यूटेरस में। और यूटेरस में जा कर के यहाँ पर इसका पालन पोषण होता है और करीब 9 महीने में यह बन के तैयार हो जाता है शिशु। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो एग्स है, एग्स का जो घर है यानी कि ओवरी, वो 2 तरह का और हार्मोन्स रिलीज़ करता है। कौन कौन सा हार्मोन, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, पूरे के पूरे योनि का विकास करता है, यानी कि वजाइना का विकास करता है। जो फीमेल में ब्रेस्ट होता है, स्तन होता है, उसका भी विकास यही करता है एस्ट्रोजन। और साथ ही साथ इसमें जो पीरियड आता है, यानी कि मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी रेगुलेट करता है यही एस्ट्रोजन हार्मोन। इसमें एक और हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है, ये जो गर्भाशय है, यूटेरस है, इसमें गर्भधारण के लिए इसको तैयार करता है। और यहाँ पर जो एग है, ओवरी क्या करता है कि एग को कभी 1 महीना में इधर से निकालेगा, तो जो अगला महीना है इसमें इधर से निकालेगा। और ये प्रोसेस 28 दिन के बाद कंप्लीट होता है। और इसी को बोलते हैं मासिक चक्र या मासिक धर्म। इसको हम लोग डिटेल में लास्ट में जान लेंगे। तो ये हो गया जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कैसे काम करता है उसके बारे में। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं इसमें जो स्टेज होता है किसी भी शिशु का बनने का यूट्रस में, वो कैसे कैसे काम करता है। तो ये पूरे के पूरे 6 स्टेज में काम होता है इसमें। पहले क्या होता है, युग्मक जनक आपस में बनते हैं पहले अपने अपने जगह पे। जैसे यहाँ पर है ओवरी में बनेगा एग, और जो वो वृषण था, टेस्टी था मेल का, वहाँ पर बनेगा स्पर्म। तो इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनक। और उसके बाद बनता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या है, वीर्यकारोपण, यानी कि इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्स है यहाँ वाला और जो वृषण में स्पर्म था, वो क्या होता है आपस में जाके मिलता है, और कुछ नहीं होता है। जहाँ भी मिले, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, जहाँ भी मिले। और उसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन ये फिक्स है कि ये डिम्ब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। तो ये है तीसरा चरण। उसके बाद क्या होता है, युग्मक निर्माण। जो युग्मनज है उसका निर्माण यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। और उसके बाद होता है आरोपण, यानी कि उसको फिक्स करना, जो भी जाइगोट है उसको फिक्स करना। तो वो कहाँ पर फिक्स होता है, ये जो यूटेरस वाला पार्ट है ना, यहाँ पर ये जो यूटेरस वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम एक लेयर होता है,
और इसी में जो जाइगोट है आकर के चिपक जाता है। तो इस तरह से बनता है। यहाँ पर जाइगोट का आरोपण हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है और उसके बाद करीब 9 महीने तक यहाँ पर गर्भकाल चलता है। तो जो गर्भ का धारण हो जाता है यानी कि जाइगोट का एंडोमेट्रियम लेयर से चिपकना यानी कि गर्भ धारण का होना, उसके बाद से लेकर के 9 महीने तक पूरा कार्यकाल चलता है। तो इस 5 स्टेज में शिशु बन करके तैयार होता है। तो 5 स्टेज कौन कौन था? एक था ह्यूमक जनन, दूसरा है वीर्यरोपण, तीसरा है निषेचन, चौथा है ह्यूमन निर्माण, चौथा के बाद जो पांचवा है वो है आरोपण, जो छठा है वो है गर्भकाल। तो अब क्या है ना कि एक प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा यानी कि अपरा। तो ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय में क्या होता है कि एक जो नाड़ी होता है, जैसे शिशु में जो जन्म लेता है उसमें एक नाड़ी लगा होता है नाभि में। तो वो जो नाड़ी होता है ना उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। वो क्या करता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से जा कर के बाहर में जाके मिलता है और उसी के थ्रू जो पोषक तत्व है वो अंदर आता है शिशु के अंदर, और जो मलमूत्र है वो बाहर जाता है और जा कर के जो महिला है उसके ब्लड में जा कर के सब मिल जाता है। यानी कि वो ब्लड से ही पोषक पदार्थ लेता है शिशु, और जितना भी अपशिष्ट है मलमूत्र है वो जाके महिला के ब्लड में ही छोड़ देता है। और इस तरह से ये प्लेसेंटा क्या करता है कि जो शिशु है उसका पालन पोषण करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मासिक चक्र। तो जो मासिक चक्र है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। और मासिक चक्र होता कब है? तो जो 12 से 13 साल की जो महिला होती है उसके बाद से लेकर के जो 45 से 50 साल की महिला होती है उससे पहले तक, लेकिन एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट होती है उसको छोड़ करके जो बाकी का टाइम है उसमें यह देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है ना कि पहला जो 3 से 5 दिन वाला जो समय है उसमें ब्लीडिंग होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग बंद हो जाता है। 6 से 13 दिन के बाद क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है। इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। और उसके बाद क्या होता है कि जो 14वां दिन है उसमें क्या होता है कि ओवुलेशन यहाँ से बन करके, यहाँ जो ओवरी है वहाँ से एग्स निकल करके यहाँ पर पहुँच जाता है पिक पॉइंट पर 14वें दिन। अगर 14वें दिन मासिक चक्र के बाद स्पर्म यहाँ पर कैसे भी करके पहुँच जाता है तो यहाँ पर निषेचन 100% संभव है। और जो 14वें दिन से पहले है यानी कि 10वें दिन, 9वें दिन, 5वें दिन, तो वो उतना काम कारगर नहीं होता है जितना 14वां दिन में होता है। तो इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। उसके बाद क्या होता है? सेक्रेटरी। इसमें क्या होता है? ओवुलेशन के बाद यहाँ पर जो एग्स है वो आराम से यहाँ चलते 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 बाकी के जो 14 दिन है यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर जो एक लेयर बनता है, एंडोमेट्रियम का लेयर बनता है, उसमें आकर के मिल जाता है। और मिलने के बाद अगर इसमें स्पर्म वाला जाइगोट हुआ, यानी कि जो एग्स था और स्पर्म था वो दोनों के मिलने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट अगर यहाँ पर बना तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या करेगा कि पहचान लेगा कि यहाँ पर कोई जाइगोट बन गया है, तो ब्लीडिंग को रोक देगा। और ब्लीडिंग को रोकने के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली रुक जाता है। अगर यहाँ पर ये जाइगोट बन के नहीं आया तो जो एग्स पहुँचेगा ना इसको अपने में चिपका तो लेगा लेकिन उसको तोड़ डालेगा। एग्स को तोड़ने के बाद जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी टूट जाएगा और टूट करके हार्मोनल चेंजेस इतना भयानक इसमें होता है ना कि असहनीय पीड़ा होती है और बहुत बेचैनी होती है महिला को। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर से जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं मासिक चक्र को, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो एक बार और शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का होता है, यानी कि एक बार 28 दिन में एक यहाँ से निकलेगा और अगले 28 दिन में एक यहाँ से निकलेगा। तो जो पहला स्टेज होता है इसमें तो ब्लीडिंग ही होता है। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूट के निकलेगा, वो होता है 3 से 5 दिन में, और इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं।
और ये बनता क्यों है? तो ये जो जाइगोट है यहाँ से निकलने के बाद इसको चिपकाने के लिए बनता है, इसको पालन पोषण करने के लिए बनता है एक भ्रूण को। तो पहला स्टेज में होता है मेंस्ट्रुएशन, इसमें ब्लीडिंग होता है। दूसरा में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज होता है, इसमें ब्लीडिंग रुक जाता है और ये करीब 6 से 13 दिन के अंदर में होता है। और इसी में क्या होता है कि यहाँ पर ओवरी बनकर यहाँ पर जो फिमरिया है, फिमरिया से निकल करके यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। उसके बाद अगर 14वां दिन में यहाँ पर स्पर्म पहुँचा तो ये जाइगोट बना देगा, नहीं पहुँचा तो भी ये इसको बाहर निकालेगा। निकालते निकालते यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर में चिपका देगा और चिपकाने के बाद अगर जाइगोट है तो ठीक है, रुक जाएगा ये प्रोसेस। अगर नहीं है तो ये फिर टूट करके बाहर निकलेगा और टूटने के बाद बाहर चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पीरियड आना। ये ब्लीडिंग होता है, ब्लड के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं महिला नसबंदी को। जैसे पुरुष नसबंदी हुआ था वैसे ही एक महिला नसबंदी होता है। तो महिला नसबंदी में क्या होता है ना कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को यहाँ पर काट देते हैं। अगर काट देंगे यहाँ पर और यहाँ पर तो कितना भी यहाँ पर एक्स बन जाए, एक बनने के बाद यहाँ पर तो पहुँचेगा ही नहीं आगे। जब पहुँचेगा ही नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं महिला नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी। तो ये हो गया महिला नसबंदी। अब इसके बाद बायोलॉजी महिला के कार्यकाल को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग है? तो जो जनन की क्षमता है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो 11 से 12 साल तक का जो एज है उसको बोलते हैं मेनार्की यानी कि रजो दर्शन। उसके बाद यानी कि 12 से 50 साल का जो एज होता है उसको बोलते हैं प्रजनन काल यानी कि मेंस्ट्रुएशन। और उसके बाद 50 साल के बाद से लेकर के मरने तक उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपाउज। वहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी का जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाता है। और अब जान ही रहे हैं तो एक चीज़ और जान लेते हैं इसमें, सैरोगेसी क्या होता है। तो जो सैरोगेसी होता है वो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो कपल है वो अपना जाइगोट किसी दूसरे महिला के जो गर्भाशय है उसमें फिक्स करवा करके वहाँ पर उस शिशु का विकास करवाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सरोगेसी यानी कि सरोगेसी मतलब किराए की कोख, किसी और के कोख में अपना बच्चा को एक विकसित फॉर्म में जनरेट करवाना यानी कि तैयार करवाना बोल सकते हैं। तो ये कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जिन्हें ये जो प्रसव है यानी कि जो डिलीवरी है उससे जो पीड़ा होता है उससे बचने के लिए सरोगेसी का सहारा लेते हैं। तो हमारे इंडिया में यह कॉमर्शियल रूप से बैन है, लेकिन अगर कोई चाहे अपने से कि हाँ उसका हेल्प कर दें तो इस फॉर्म में यह लीगल है। तो हमारे देश में जाने माने सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा, उनकी जो बेटी है मालती मैरी चोपड़ा जोनास, तो वो जो उनकी बेटी है ना वो सरोगेसी के जरिए ही जन्मी है। तो ये था सरोगेसी। तो ठीक है, ख़त्म हो गया महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम।